हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था और उसके बारे में हमने कुछ एक टॉपिक बहुत अच्छा कर लिया था जिसको हम कह रहे थे एंजाइम की संरचना। ठीक है, तो एंजाइम की संरचना कल जो हमने बात की थी वो आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि हमने वहां पर ये पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अधिकांशतः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटीन के अलावा अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है ना। तब हमने कहा था कि ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों ही भाग हों उन्हें हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, फिर हमने हॉलो एंजाइम की संरचना को देखा तो वहां हमें ये देखा कि हॉलो एंजाइम के दो भाग, प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहते हैं और अप्रोटीन वाले भाग को सहकारक कहते हैं। ठीक है, सहकारक के हमने 3 भाग देखे थे जिनमें पहला था प्रोस्थेटिक समूह। क्या था? प्रोस्थेटिक समूह। मतलब यदि अप्रोटीन भाग से यदि अप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से मजबूती से जुड़ा हुआ है तो उसे हम प्रोस्थेटिक समूह कहते थे, और यदि ये ढीले रूप में जुड़ा हुआ है तो हम उसे, ठीक है, सह एंजाइम कहते थे, को एंजाइम कहते थे। समझ में आ गई बात। और यदि कोई धातु आयन हो तो उसे हम सक्रियक कहते थे। तो ये 3 हमारे भाग थे कोफैक्टर के। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था और आज जो हम बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक वो है एंजाइम के गुण। ठीक है, एंजाइम के गुण। तो एंजाइमों के गुणों की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहां मैं इसकी थ्योरी नहीं लिखूंगा, केवल हम डायरेक्ट इनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में आप इनकी थ्योरी है पूरे नोट्स है, तो आप वहां से इनको पढ़ लेना। समझा मैं रहा हूं यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। देखिए भाई, वो आपसे बहुत कम चांस होते हैं कि यहां से कोई क्वेश्चन पूछे। 2 टॉपिक हैं, एक तो है एंजाइम के गुण और एक है एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो बहुत कम चांस होते हैं यहां से क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन वो यहां से बना सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो समझ लेते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एंजाइम के गुणों की, तो पहला पॉइंट होता है प्रोटीन प्रकृति। ठीक है, दूसरा होता है कोलाइडी प्रकृति, थर्ड है विशिष्टता, 4 बृहद आकार, 5 अम्लीय व क्षारीय, क्रियाधारों से अभिक्रिया। हालांकि एक और है, पर मैं आपको केवल मोस्ट ही बताऊंगा जो हमें छोटे छोटे रूप में पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए भाई, बात हम करते हैं, जैसे वो आपसे पूछ लेता है कि एंजाइम के 2 गुण लिखिए, नाम पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, हाँ, तो एंजाइमों के गुणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला गुण तो ये होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। बताओ गुण है कि नहीं। ठीक है, तो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात है कि जो एंजाइम होते हैं वो कॉलॉइड अवस्था में भी पाए जाते हैं, और यदि ये कॉलॉइड अवस्था में पाए जाते हैं
तो जिस वजह से इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे बहुत सारे क्रियाधार एक साथ एंजाइम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, आपको केवल इतना कह के चलना है, हमें पता होना चाहिए कि भाई एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ये गुण ये, और ज्यादा कोई खास लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉलॉइड प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है तीसरी, वो है विशिष्टता। वो विशिष्टता क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ विशेष क्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम्स के द्वारा विशेष क्रियाओं को उत्प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, उनकी विशिष्टता कहलाता है। अब ये जो विशिष्टता है वो 4 प्रकार से है यहाँ पर, जो हमें मुख्य रूप से पढ़नी है। सबसे पहली है निरपेक्ष, दूसरी है समूह, वंद और त्रिविम। तो ध्यानपूर्वक समझना, विशिष्टता की यदि हम बात करें तो एंजाइम्स विशिष्ट होते हैं। अब वो विशिष्ट कैसे होते हैं, उनकी जो विशिष्टता है वो भी 4 प्रकार से बांटी गई। सबसे पहली है निरपेक्ष विशिष्टता। सबसे पहली कौन सी है, निरपेक्ष विशिष्टता। तो ये निरपेक्ष विशिष्ट, अच्छा मैं देख रहा है क्या आपको क्लियर? हाँ देखिए, तो निरपेक्ष विशिष्टता की मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या लिखना है कि एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इस विशिष्टता को हम निरपेक्ष विशिष्टता कहते हैं। जैसे एक यूरिएज नाम का एंजाइम है, यूरिएज, तो वह यूरिएज एंजाइम केवल यूरिया का जल अपघटन करता है। ठीक है, देखो एंजाइम है यूरिएज, एक ही एंजाइम है, तो वो एंजाइम केवल किस पर कार्य कर रहा है, यूरिया पर। समझ में आ गई बात? तो बताइए, एक एंजाइम एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष विशिष्टता बोलेंगे। ठीक है, दूसरी है समूह विशिष्टता। तो जैसा पता चल रहा है कि कोई समूह के बारे में बात हो रही है, तो ये कहता है कि कुछ एंजाइम विशेष समूह पर ही कार्य करते हैं। जैसे एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। क्या है भाई, हेक्सोकाइनेज। तो ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो हेक्सोज शर्करा का जो ग्रुप होता है उसी पर कार्य करता है। ठीक है, हाँ, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये। एक मिनट इंक डाल लो। हाँ सही है। देखिए, तो सबसे पहले हमने निरपेक्ष विशिष्टता देखी। निरपेक्ष, अच्छा बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? एक बार मैं दोबारा से आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एंजाइम के गुण, है ना। अब आपको याद रखने कि सर एंजाइम्स के क्या गुण होते हैं। जैसे सर ये प्रोटीन प्रकृति का होता है, ये कॉलॉइड प्रकृति का होता है, इसकी विशिष्टता होती है ना, इसका आकार बृहद होता है, और ये अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार के अभिकारकों से क्रिया कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको जैसे कोई गुण हो इसके, लग रहा है ना? ठीक है, हाँ, तो हम धीरे धीरे इनके गुणों को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन प्रकृति, आपके माइंड में ये बात फिक्स होनी चाहिए कि सर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। सिंपल सी बात है, एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉलॉइड प्रकृति के होते हैं, और कॉलॉइड प्रकृति के होने के कारण इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका विस्तार अधिक हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में अभिकारक एक साथ एंजाइम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम विशिष्ट रूप से पढ़ रहे हैं वो है विशिष्टता। अब स्पेशलिस्ट आप जानते हैं, विशिष्टता मतलब स्पेशलिस्ट
मतलब एक ही पर कार्य करने वाला। देखो एक तो जनरल होता है, एक स्पेशल होता है। जनरल का मतलब है वो सभी के लिए होता है, और स्पेशल का मतलब है कोई विशेष पर, है ना। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, विशिष्ट होते हैं। आप इतना याद रख सकते हैं कि एंजाइम विशिष्ट होते हैं। अभी जो विशिष्ट होने के प्रकार हैं वो 4 हैं, जैसे निरपेक्ष विशिष्टता, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता और त्रिविम विशिष्टता। तो सबसे पहला, अब यहां से वो 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया कि निरपेक्ष विशिष्टता क्या है, समझाइए। ठीक है, तो एक परिभाषा है 1 नंबर की। तो आपको ये कह के चलना है कि भाई एक एंजाइम एक ही प्रकार की क्रियाधार या अभिक्रिया को उत्प्रेरित करे तो हम उसे उसकी निरपेक्ष विशिष्टता कहते हैं। जैसे एक एंजाइम यूरिएज है तो उसके द्वारा यूरिया का जल अपघटन किया जाता है। अब इसके अलावा आप और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे एमिलेज है, वो केवल स्टार्च पर कार्य करता है, समझ में आ गई बात। लाइपेज है, वो केवल वसा पर ही काम करता है। तो ये सभी भाई निरपेक्ष विशिष्टता वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है। हाँ, दूसरी बात जो चल रही थी वो थी समूह विशिष्टता की। तो पहले तो हमारे माइंड में यही फिक्स होना चाहिए कि भाई जरूर इसमें कोई जो एंजाइम्स है वो कोई ग्रुप पर कार्य कर रहा होगा। ठीक है, देखो यहां तो एक पर्सनल क्रियाधार था, लेकिन यहां एक ग्रुप की बात चल रही है ना। तो वो ये कहता है कि यदि एंजाइम कोई समूह पर ही कार्य करे तो हम उसे उसकी समूह विशिष्टता कहते हैं। जैसे एक एंजाइम का नाम आपने सुना है हेक्सोकाइनेज, एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। अब ये जो हेक्सोकाइनेज है वो कोई अलग से स्पेशल क्रियाधार पर कार्य नहीं करता, वो पूरे ग्रुप मतलब हेक्सोज शर्करा के अंतर्गत जितने भी क्रियाधार आते हैं उन सभी पर वो अकेला एंजाइम काम करता है, हेक्सोकाइनेज। तो बताइए उसकी ये ग्रुप स्पेसिफिक है कि नहीं, तो उसको हम समूह विशेषता बोलेंगे। एग्जाम्पल आप याद रखना है ना। नेक्स्ट है बंध विशिष्टता। अब हेडिंग से हमें पता चल रहा है बंध, तो हमारे वो ही बंध है फॉस्फोडाइस्टर बंध डीएनए में, जिसके 2 सिरे थे, तीसरा सिरा और 5वां सिरा। ठीक है, तो वो ये कहता है कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो विशेष बंधों को पहचान कर ही उन पर कार्य करते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं जो बंधों को आइडेंटिफाई करेंगे और उन पर कार्य करेंगे। जैसे एक एंजाइम है राइबोन्यूक्लिएज। क्या एंजाइम है? अच्छा मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूं आपको ना, जिससे आपको याद रहेगा। यूरिएज, ठीक है, और समूह में कौन सी बात की थी? हेक्सोकाइनेज की, हेक्सोकाइनेज। और यहां है राइबोन्यूक्लिएज। दिखाई दे रहा है ना? और नहीं भी दे रहा तो आप समझ तो नहीं है। ठीक है, हाँ। तो राइबोन्यूक्लिएज क्या करता है कि जो प्रिमिडिन क्षार होता है उसके तीसरे सिरे पर, प्रिमिडिन जो क्षार होता है उसके तीसरे समूह पर, तीसरे छोर पर, किनारे पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने का कार्य करता है। बात समझ में आ रही है कि राइबोन्यूक्लिएज एक एंजाइम है और ये राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है कि प्रिमिडिन क्षार का जो तीसरा ग्रुप होता है, तीसरा जो छोर होता है जहां फॉस्फोडाइएस्टर बंध जुड़ा होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, तो उसको ये अलग करने का कार्य करता है। तो यहां ये बंध को पहचान रहा है तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं इसकी बंध विशिष्टता। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिविम। अब चाहिए त्रिविम क्या है कि कुछ जो हमारे क्रियाधार होते हैं या जो भी है वो त्रिविम अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो केवल उनके त्रिविम समावयव पर ही कार्य करें उन्हें हम त्रिविम विशिष्टता कहते हैं। जैसे एक एंजाइम है इसका अमीनो अम्ल
ऑक्सीडेज। वो जो अमीनो एसिड होते हैं उनके दो समायवे भी हमें मिलते हैं, एक तो एल और एक डी। जो अमीनो एसिड होते हैं उनके दो समायवे भी हमें मिलते हैं, एक तो एल मिलता है। अब आपको इनको समझने की जरूरत नहीं है, यदि मैं इनको समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, केवल आपको लर्न कर लीजिए इसको। तो अमीनो अम्ल की जो दो रूप हैं, एक तो है एल और एक है डी। तो ये जो अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज है वो केवल एल रूप पर ही कार्य करता है, डी पर नहीं करता, ठीक है। तो ये छोटी सी जो बात थी हमारी वो एंजाइमों के गुणों में विशिष्टता के बारे में थी। तो इसके 3 गुण हो गए भाई। तो विशिष्टता को हमें जरा ध्यान से समझना है। यहां पर इसके जो 4 प्रकार हैं उनको आप देखना, उनके एग्जाम्पल आप जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है बृहद आकार की। तो एक सिंपल सी बात हो जाती है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनका आकार बृहद होता है, जिस वजह से बहुत सारे क्रियाधार एक साथ उस एंजाइम से जुड़ सकते हैं। भाई एंजाइम जो होता है वो क्रियाधार से जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है, ठीक है। और खुद परिवर्तित नहीं होते ना, क्योंकि हम इनको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक तो हम जानते ही क्या होते हैं कि स्वयं अपरिवर्तित रहकर दूसरे को परिवर्तित करते हैं, वो उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइमों के पास ये भी गुण होता है कि इनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। अब क्यों इनका आकार बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्रियाधार इनसे जुड़ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एंजाइम होते हैं, हमारे जो एंजाइम होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से। किससे, प्रोटीन से। और जो ये प्रोटीन होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, वो होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या होते हैं भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अब आप जानते हैं ना उभयधर्मी ऑक्साइड, केमिस्ट्री में खूब पढ़ा है ना, उभयधर्मी। तो जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन की जो प्रकृति है वो उभयधर्मी प्रकार की होती है। तो इस वजह से जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो अम्लीय क्रियाधारों से और क्षारीय क्रियाधारों से भी क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है भाई एंजाइमों का, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 गुण। एक एंजाइम संबंध है, उसको हमें नहीं पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है मतलब, ठीक है। हाँ, तो ये एंजाइम के गुण आपको याद रह जाएंगे। एक तो प्रोटीन प्रकृति के, कोलॉइड प्रकृति के, विशिष्टता, उनका बृहद आकार, और इसमें प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। इस वजह से जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय क्रियाधार दोनों से ही क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या गुण। तो इनको नोट कीजिए आप एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारे गुण कंप्लीट हुए। जो मैंने आपको लिखा है आप इतने ही याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक ये कहता है कि भाई जो एंजाइम क्रिया करते हैं उनकी क्रिया को कुछ कारक प्रभावित भी करते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे आखिर कौन से कारक इसको किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहला है तापमान, ठीक है। कुछ हम 3-4 ही हम पर बात करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट है।
दूसरा है पीएच, तीसरा है क्रियाधार सांद्रता, और 4 है एंजाइम निरोधक या विष। यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो केवल 4 फैक्टर की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो 4 फैक्टर हैं ये हमारे ऐसे कारक हैं जो हमारे एंजाइम की क्रिया को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। करते हैं, कर क्या सकते हैं, तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं टेम्परेचर। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कोई भी एंजाइम को यदि अपने उच्च स्तर पर क्रिया करनी है तो उसके लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए उस क्रिया को करने के लिए वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, यदि इस 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर हो गया तो क्रिया प्रभावित होगी, यदि 20 से कम हो गया तो क्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, तो देखो मोस्टली बात जो हमें यहां पर समझनी है वो यही समझ के चलनी है कि भाई एंजाइमों को उपयुक्त क्रिया करने के लिए जो अनुकूलतम टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है। ठीक है, इससे कम ज्यादा पर अभिक्रिया का जो वेग है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बस हमें यही छोटी सी बात इसमें याद करनी थी जो हमारी मुख्य बात थी। ठीक है, नेक्स्ट बात यदि हम पीएच की करें तो इसके लिए जो पीएच होता है वो 5 से 7.5 के बीच का उपयुक्त होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि एंजाइमों को क्रिया करने के लिए जो पीएच चाहिए होता है वो 5 से 7.5 का पीएच चाहिए होता है। तो ये भी एक बहुत सिंपल सी बात है। हमारे माइंड में यदि ये बात है ना तो आप कैसे भी इसकी थ्योरी को लिख दो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई ज्यादा थ्योरी को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूं कि भाई तापमान, आप बोलेंगे कि एंजाइम को उपयुक्त अभिक्रिया करने के लिए 20 से 35 डिग्री अनुकूलतम ताप चाहिए होता है, यदि इससे ज्यादा होता है या कम होता है तो उसकी क्रिया प्रभावित होती है। तो आप अपनी तरफ से भी यहाँ डेफिनेशन थ्योरी बना के लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो जो मोस्ट बात यहाँ पर है वो यही है कि भाई एंजाइम को अपनी इष्टतम क्रिया करने के लिए, ठीक है, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। उसी प्रकार कितने पीएच पर ये विशिष्ट क्रिया करेगा, 5 से 7.5 पीएच पर। ठीक है, तीसरा है क्रियाधार सांद्रता। अब एक बात को जरा ध्यान से समझना कि हम ये समझते हैं कि आखिर जो क्रियाधार होते हैं उनकी सांद्रता किस प्रकार इसकी अभिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि क्रियाधार की सांद्रता कम है, बात समझना, यदि क्रियाधार की सांद्रता कम है, सांद्रता कम का मतलब है कि क्रियाधार कम है, और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स पर जुड़ने के लिए विशिष्ट स्थल होते हैं जिनको हम सक्रिय स्थल कह के चलते हैं। ये आप सभी को पता है ना भाई, क्रियाधार और एंजाइम के बीच क्रिया कैसे होती है कि एंजाइम पर सक्रिय स्थल होते हैं और उन सक्रिय स्थलों से हमारे क्रियाधार जुड़ जाते हैं, यही तो होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे एंजाइम होते हैं, जो हमारा क्रियाधार होता है, यदि उसकी सांद्रता कम है तो अधिक मात्रा में क्रियाधार सक्रिय स्थल से नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि सांद्रता ही कम है तो सक्रिय स्थल से नहीं जुड़ पाएंगे, बहुत कम संख्या में जुड़ेंगे।
जिससे अधिक मात्रा में प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। आप ये जानते सभी, यदि इनकी सांद्रता ज्यादा हो, क्रियाधार की सांद्रता ज्यादा हो, तो आप मुझे बताइए बहुत सारे क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेंगे, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो क्रियाधार की सांद्रता भी अभिक्रिया को, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित कर सकती है। कैसे? यदि ये कम है तो कम प्रोडक्ट बनेंगे, कम अभिक्रिया का वेग कम होगा, और यदि ये ज्यादा है तो बहुत ज्यादा जल्दी क्रिया होगी और प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह के चल रहे हैं एंजाइम निरोधक या विष। इनकी हम थ्योरी लिखकर ही बात करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि हमने एंजाइमों के गुणों के बारे में बात की, तो आपको एंजाइमों के गुण समझ में आ गए। आप अपने दिमाग में रखेंगे, जैसे मैंने रख रखे कि भाई एंजाइम प्रोटीन प्रकृति को होते हैं, समझ में आ गई बात। एंजाइम कॉलोइड प्रकृति को होते हैं, जिस कारण उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। ठीक है, और जिससे बहुत सारे क्रियाधारों से जुड़ सकते हैं, समझ में आ गई बात। एंजाइम विशिष्ट होते हैं, 4 प्रकार की विशिष्टता, जैसे निरपेक्ष, यानी कि एक एंजाइम एक ही अभिकारक पर कार्य कर रहा है क्रियाधार पर, उसके निरपेक्ष विशिष्टता बोलते थे। यदि कोई समूह पर कार्य कर रहा है, कोई बंध पर कार्य कर रहा है, कोई त्रिविम रूप पर कार्य करता है, तो ये विशिष्टता थी उसकी। तो ऐसे हमने अपने गुण याद रख रखे थे। इसी प्रकार जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एंजाइम की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर, पीएच, क्रियाधार की सांद्रता और एंजाइम निरोधक। बस आप 4 याद रखो, आपसे नहीं पूछेगा, मैंने आपसे बोल दिया ना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपसे पूछता है, इन्हीं को आप पढ़ के चलना केवल, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब वो आपसे यहां डायरेक्ट पूछ ले कि एंजाइम की क्रिया को कराने के लिए अनुकूलतम टेम्परेचर कितना होता है, तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। पीएच कितना होता है? 5 से 7.5 होता है। बहुत सिंपल है। क्रियाधार सांद्रता, अब अपने दिमाग में बात याद रखो कि भाई यदि क्रियाधार कम हुए तो सक्रिय स्थल से बहुत कम मात्रा में क्रियाधार जुड़ पाएंगे, तो क्रिया ज्यादा नहीं होगी, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन यदि इसकी सांद्रता बढ़ गई तो बहुत ज्यादा क्रियाधार एक साथ एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेंगे, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे और बहुत ही जल्दी क्या होगी? अभिक्रिया होगी। तो बताइए क्रियाधार की सांद्रता इसको इफेक्ट डाल रही है नहीं डाल रही? डाल रही है भाई। चौथा जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एंजाइम निरोधक या विष कह के चल रहे हैं, इसको हम अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा जो फैक्टर है वो है एंजाइम निरोधक या विष। तो देखिए क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे कारक जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं, एंजाइम निरोधक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रतिस्पर्धी निरोधक और सेकंड है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। ठीक है, देखिए भाई, जो हमारा चौथा फैक्टर है जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है एंजाइम निरोधक। तो वो कहता है कि ऐसे कारक, कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को,
मतलब किसी क्रिया को उत्प्रेरित करना, मतलब उसको तेज करना, उसकी क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो उन कारकों को आप क्या नाम देंगे, एंजाइम निरोधक या विष नाम देंगे। ठीक है। अब ये जो एंजाइम निरोधक हैं वो दो प्रकार के हैं, वो दो प्रकार के हैं। पहला है प्रतिस्पर्धी निरोधक और दूसरा है अप्रतिस्पर्धी निरोधक, कंपटीटर, नॉन कंपटीटर। ठीक है। देखो यहां हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि प्रतिस्पर्धी का मतलब यह हुआ कि कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है, स्पर्धा कंपटीशन कर रहा है। अप्रतिस्पर्धी जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी क्या है। तो एंजाइम निरोधक की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई भाई, एंजाइम निरोधक क्या है। आप एक सीधी सी परिभाषा लिख देंगे। तो सबसे पहला जो है वो है प्रतिस्पर्धी निरोधक। तो इसमें क्या है, इन निरोधक पदार्थों की संरचना क्रियाधार से मिलती जुलती होती है। अतः ये एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए क्रियाधार से स्पर्धा करते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। जैसे मैलिक अम्ल, सक्सिलिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी है, मैलानिक है, मैलानिक अम्ल। दूसरा है अप्रतिस्पर्धी। इन निरोधक पदार्थों की संरचना क्रियाधार से नहीं मिलती, लेकिन ये सक्रिय स्थल से स्थायी रूप से जुड़कर उनकी संरचना को विकृत कर देते हैं। जैसे लेड, मरकरी। ठीक है। पहले आप उनको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। देखिए भाई, तो ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम एंजाइम निरोधक कह के चल रहे हैं, उसको आप जरा ध्यान से समझना भाई, क्योंकि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि आखिर एंजाइम की क्रिया को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो, तापमान कर सकता है, नहीं कर सकता, करता है भाई। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो बताइए एंजाइम की क्रिया उपयुक्त हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है
उसके लिए अनुकूलतम जो तापमान है वो कितना है, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो बताइए वो प्रभावित कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरी बात, यदि pH 3 है या 4 है तो हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि एंजाइम को क्रिया करने के लिए 5 से 7.5 का pH होना आवश्यक है। ठीक है, यदि क्रियाधार की सांद्रता कम है तो बताइए उपयुक्त क्रिया होगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि बहुत कम मात्रा में क्रियाधार उससे जुड़ पाएंगे। समझ में आ गई बात। अब जो चौथा जो फैक्टर है वो है एंजाइम निरोधक। तो एक बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनती है कि ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर दें हम उन्हें एंजाइम निरोधक बोलते हैं। तो ये जो दो प्रकार के होते हैं एंजाइम निरोधक, उनको आप ध्यान से समझना। एक तो होता है प्रतिस्पर्धी निरोधक और एक होते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। अब ये प्रतिस्पर्धी निरोधक क्या है भाई, कि कुछ ऐसे पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ये हमारा एक एंजाइम है और ये हमारा एक क्रियाधार है भाई, एंजाइम और क्रियाधार। अब ये जो क्रियाधार है वो उस एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा और ये इससे जुड़ जाएगा तो आराम से क्रिया हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि इस क्रियाधार के पास कुछ और इसी के जैसे, मेरी बात समझो, क्रियाधार जैसे कुछ ऐसे पदार्थ आ गए जो संरचना में बिल्कुल समान दिखते थे। तो ये क्या करते हैं, अच्छा एंजाइम के पास कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो क्रियाधार को जोड़ने के लिए स्थान देते हैं। मतलब जिस प्रकार क्रियाधार की संरचना होती है उसी प्रकार उस एंजाइम में भी ऐसी ही संरचना होती है जिससे वो उससे जुड़ जाए। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ताला चाबी सिद्धांत, आपने पढ़ भी रखा होगा शायद केमिस्ट्री में। ठीक है, हाँ। तो ये जो क्रियाधार है ये इसके सक्रिय स्थल से जुड़ेगा। ये हमारे पास एक ओरिजिनल क्रियाधार है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इस क्रियाधार के पास कुछ ऐसे पदार्थ मौजूद थे जो दिखने में बिल्कुल इसी के जैसे थे। ठीक है, तो बताइए अब ये जो अलग से पदार्थ हैं जिनको हम निरोधक कह रहे हैं वो भी क्या करते हैं, इससे जुड़ने के लिए इस एंजाइम से इस क्रियाधार से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि नहीं हम पहले जुड़ेंगे। क्रियाधार कहता है मैं पहले जुड़ूंगा, ये मेरा एंजाइम है। ये और कहते हैं अरे हम बिल्कुल तेरे जैसे ही हैं, हम भी इससे जुड़ेंगे। समझ में आ रही बात। तो इनमें क्या हो जाता है भैया, कंपटीशन हो जाता है, स्पर्धा। तभी तो हम कहते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक। मतलब ऐसे निरोधक जो जुड़ने के लिए कंपटीशन करें उन्हें हम प्रतिस्पर्धी निरोधक कहते हैं। और आप भली भांति जानते हैं कि यदि ये इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे तो इस क्रियाधार को नहीं जुड़ने देंगे। समझ में आ गई बात। और यदि क्रियाधार जुड़ेगा भी तो बहुत कम मात्रा में जुड़ पाएंगे, जिससे उसकी अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि प्रभावित हो रही है नहीं हो रही एंजाइम की क्रिया, किसकी वजह से, एंजाइम निरोधक की वजह से, और उसमें भी कौन सा, कंपटीशन रूप में। तो मतलब प्रतिस्पर्धी निरोधक। तो आपको समझ में आ गया प्रतिस्पर्धी निरोधक क्या है भाई, कि इन निरोधक पदार्थों की संरचना क्रियाधार से मिलती जुलती होती है, अतः ये एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए क्रियाधार से क्या करते हैं भाई, कंपटीशन करते हैं। और यदि ये कंपटीशन करेंगे तो आप जानते हैं कि इसकी क्रिया उपयुक्त मात्रा में संपन्न नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे यहां हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि एक मैलानिक अम्ल होता है जो सक्सिनिक अम्ल का क्या होता है, प्रतिस्पर्धी होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एंजाइम इस सक्सिनिक अम्ल पर कार्य करने वाला है, जैसे सक्सिनेट हम कहते हैं, एक एंजाइम होता है सक्सिनेज, तो वो एंजाइम इस सक्सिनिक अम्ल पर कार्य करता है। ठीक है, तो अभी मैलानिक जो अम्ल है उसकी संरचना बिल्कुल सक्सिनिक अम्ल जैसी है ना। तो मैलानिक अम्ल क्या करेगा,
इसके सक्सिनेज एंजाइम से जुड़ने के लिए इससे कंपटीशन करेगा, तो इसको कंप्लीट रूप से उससे जुड़ने नहीं पाएगा, जुड़ने नहीं देगा, जिससे सक्सिनेज एंजाइम इस पर उपयुक्त कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये कंपटीशन ही तो हो रहा है। क्यों? अब इन दोनों की संरचना एक जैसी है, तो इसलिए ये जुड़ने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक। तो आपको बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई प्रतिस्पर्धी निरोधक की? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अप्रतिस्पर्धी। यहां से एक बात तो फिक्स हो रही है कि यहां पर कोई कंपटीशन जैसी बात नहीं होगी। समझ में आ गई बात? हाँ, तो मतलब यहां तो कंपटीशन था, यहां कोई कंपटीशन नहीं हुआ। ये सिंपल सी एक अंतर वाली बात है। तो ये कहता है कि इन निरोधक पदार्थों की संरचना क्रियाधार से तो नहीं मिलती, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ही कोई एंजाइम क्रियाधार से संपर्क करने के लिए आता है, तो कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ उस एंजाइम से की सक्रिय स्थल से स्थायी रूप से जुड़कर उसकी संरचना को विकृत कर देते हैं। मतलब एंजाइम की संरचना को तोड़ मरोड़ देते हैं, विखंडित कर देते हैं। और यदि एंजाइम की संरचना विखंडित हो गई तो उससे जो उपयुक्त क्रियाधार था वो नहीं जुड़ पाएगा और क्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। जैसे या तो उससे लेड जुड़ जाए, मरकरी जुड़ जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा जो पॉइजन है, जहर है, वो है साइनाइड। मतलब साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जिसको सूंघने मात्र से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों? साइनाइड, तो मैं आपको बता दूं कि साइनाइड जो है वो हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम से, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी श्वसन प्रक्रिया को करता है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम से स्थायी रूप से जुड़ जाता है साइनाइड, और जिससे हमारी तुरंत श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसलिए साइनाइड को सूंघने मात्र से ही व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है भाई। तो साइनाइड भी एक प्रकार का अप्रतिस्पर्धी निरोधक है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। समझ में आ गई बात? तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने दो मुख्य टॉपिक देखे, एक तो एंजाइम के गुण और एक एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, हाँ, तो आप यहां नोट करना चाहें तो एक और नोट कर सकते हैं, साइनाइड को भी आप नोट कर लीजिए, जो कि हमारी श्वसन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। मतलब श्वसन प्रक्रिया को रोकने के लिए। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गई भाई ये बात? तो आज हमने ये दो टॉपिक पढ़े। अब हमारा ये जो चैप्टर है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही कम रह गया है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी रह गए हैं। मतलब जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक अभी हमारे रह गए, जिनको हम कल कंप्लीट करेंगे पूरा, जिसमें हम मुख्य रूप से एंजाइम की क्रिया को पढ़ेंगे। एंजाइम किस प्रकार क्रिया करते हैं उसको हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिसमें हम ताला चाबी सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा वहां एक मुख्य क्वेश्चन था एंजाइम की संरचना वाला, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और आज जो पढ़ा है उसमें हमें मुख्य रूप से अपनी तरफ से याद रखने चाहिए कि भाई एंजाइम के क्या क्या गुण होते हैं, कौन इसको प्रभावित करता है, किस प्रकार के गुण होते हैं, है ना? तो ये भी आप इनको याद करके चलना भाई। समझ में आ गई बात? हाँ, तो कल
हम अपने इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। और अब आपको आवाज़ वगैरह आ रही होगी, है ना। तो कई बच्चों की दिक्कत थी, आवाज़ नहीं आती। तो चक्कर क्या है कि मेरे मोबाइल में जब मैं उस वीडियो को बनाने के बाद देखता हूँ ना, तो उसमें हाई आवाज़ मुझे आती है। समझ में आ गई बात। जैसे मैं वॉल्यूम देखता हूँ तो उसमें तेज आवाज़ मुझे सुनने को मिलती है, तो मैं समझता हूँ सभी को सही आ रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आ रही है ना। हाँ, तो पढ़ाई पे और आप ध्यान बनाए रखें। टेस्टों में मैंने आपको बता दिया है 35, 36 और 37 ये 3 चैप्टर आएंगे, और ये पूरी यूनिट है 3 चैप्टरों की, जो 5 नंबर की यूनिट है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जिसमें मेंडल वाले चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आप याद करके चलना भाई। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे